अभी अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ है और वहां पे एनडीए तथा नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है उसको स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द मास्क मैन में। इस चैनल का केवल एक उद्देश्य है आप तक सटीक, वेरीफाइड और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाना। सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर अक्सर सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जिससे लोगों के विचार प्रभावित हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य है इस नकाब को हटाना और आपको हर एक चेहरे के पीछे की सच्चाई से रूबरू कराना। हम न तो किसी की भावना को ठेस पहुंचाना चाहते हैं और न ही किसी को नीचे दिखाने का इरादा रखते हैं, लेकिन हाँ, हम सच को सामने आने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई जानकारी हमसे गलत निकल जाती है तो कृपया उसके लिए क्षमा करें और हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गलती सबसे होती है और ये चैनल भी हमारा नया है। तो चलिए तैयार हो जाइए एक नई सोच, नए नज़रिए और सच को देखने के लिए। मैं कोशिश करूंगा हर शनिवार रविवार को एक वीडियो जरूर अपलोड करूं, जिससे आप लोगों की और भी डिमांड होगी तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूंगा और भी वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए बेल आइकन को दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लोगों को और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिहार का चुनाव। बिहार का जो चुनाव हुआ है इसमें आपको पता है कौन जीता है, तो क्या इसमें वोट चोरी हुई है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। अभी अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ है और वहां पे एनडीए तथा नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है उसको स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। सभी एग्जिट पोल में लग रहा था 120 से 150 सीटें आने का अनुमान है, लेकिन असल नतीजों में लगभग 200 सीटों का आंकड़ा इन्होंने छू लिया। बिहार के इतिहास में इसको सबसे बड़ी जीतों में से एक माना जा रहा है। जैसे ही यह जीत हुई, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। कोई बोल रहा है वोट चोरी हुई है, कोई कह रहा है मशीनों में गड़बड़ी हुई है, कोई कह रहा है कि भाई बहुत बड़ी धांधली हुई है, कोई कह रहा है ईवीएम में चोरी हो गई है। लोग ऐसे ऐसे दावे सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। कुछ नेता सामने आके कुछ भी बोल रहे हैं। अब भाई साहब देखिए, मेरे हिसाब से क्या हुआ है यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ लोग तो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि 120 ही क्यों, जब चोरी ही करनी थी तो भाई 200 ही क्यों नहीं ले लें। तो इसलिए बीजेपी ने इस बार 200 की 200 सीटें ले ली। भाई अगर चोर है तो 120 से क्या करना है, पूरा हाथ साफ कर लो। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैं आपको बोलूँ 1 लाख रुपए रखे, इसमें से आपको जितना चाहे उतना ले लो, तो आप 2-5 हजार तो लोगे नहीं। तो आप बोलोगे जब मेरे को मौका मिल ही रहा है, भाई मेरे को तो तब भी बेईमान कहलवाना है या तब भी मैं तो पैसा लेना ही लेना है, तो मैं क्यों ना पूरे 1 लाख ले लूं। तो भैया मेरे हिसाब से यहाँ पे सिर्फ 2 संभावनाएं बनती हैं और आज इसकी सच्चाई, इन सब भावनाओं की सच्चाई मैं आपके सामने ला रहा हूँ। सबसे पहला है, या तो वास्तव में वोट चोरी हुई है, पहली संभावना यह है। दूसरी, वोट चोरी बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये कुछ नेता लोग हैं जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपनी ही हार का ठीकरा ईवीएम और मशीनों पर फोड़ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है भारत में हर चुनाव के बाद 2 ही बातें होती है, जीत गए तो चुनाव आयोग और हार गए तो चुनाव आयोग को गाली देने लगते हैं। जीत गए तो चुनाव आयोग बहुत महान है, हार गए तो चुनाव आयोग खराब है, ईवीएम खराब है, वोट की चोरी हुई है, ईवीएम हैक हो गई है। भाई साहब सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं कि वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है। अगर देखो वोट चोरी हुई होती तो मेरे हिसाब से बीजेपी कभी भी अयोध्या की सीट को नहीं हारती। अयोध्या की वो सीट है श्री राम मंदिर जहाँ पे बना है, ठीक है। श्री राम मंदिर के नाम से भारत को आज पूरे विश्व में जाना जाता है। तो बीजेपी कोई भी सीट हार जाती, लेकिन अयोध्या की सीट नहीं हारती। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वोट चोरी नहीं हुई है। और दूसरा इसका उदाहरण देता हूँ कि लोकसभा में बीजेपी को 240 सीटें ही आई हैं। भाई अगर इनको वोट चोरी करनी होती तो ज़्यादा ना तो 300-320 ले आते, बहुमत को अपने को क्लियर कर लेते। बहुमत क्लियर हो जाता तो इनको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, किसी की दया के सहारे नहीं जीना पड़ता। आज तुम्हें पता है इनके पास चंद्रबाबू नायडू और अपना ये नीतीश कुमार जी का समर्थन है। कहीं ना कहीं तो प्रेशर रहता है। राजनीति में देखो भाई, कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं होती, प्रेशर के साथ चीज़ें होती हैं। अगर इनको वोट चोरी करनी होती तो ये 300-320 सीट आराम से लेके आते और मेरे हिसाब से किसी पर कोई ये किसी तरीका किसी का प्रेशर नहीं लेते। मैं ये मानता हूँ मशीनें हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन एक ही पार्टी के लिए पूरे राज्य में 200 सीटें ये सब करना, ये भाई मेरे को नहीं लगता कि इतनी बड़ी चोरी कोई हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं उन नेताओं की बात करता हूँ जो ये आरोप लगा रहे हैं। भाई देखो, नेताओं का अति आत्मविश्वास उनको ले डूबता है। जैसे हरियाणा में आपने देखा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो लगभग सरकार ही बना दी थी इलेक्शन से पहले। 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 सा
ऐसे ही अभी बिहार में हमने देखा है तेजस्वी यादव ने अपने आप को सीएम बनाने जैसा पूरा माहौल बना दिया था कि इस बार तो जनता उनको चुन ही लोगी। लेकिन भाई ये सच्चाई थोड़ी है, जनता कैसे चुनेगी तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। चुनाव में जनता का फैसला कुछ और था और आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। भाई साहब सबसे बड़ी गलती ये है, जनता से आप 5 साल कनेक्ट नहीं रहे, तब भी आपको मौका मिलता है। आप क्या करते हो, 4.5 साल तो एसी कमरों में रहते हो। अगर बीजेपी को वोट चोरी करनी ही होती तो मेरे हिसाब से वो अयोध्या की सीट कभी नहीं हारते। अयोध्या वो सीट है जहाँ से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, जिससे पूरे विश्व में भारत की पहचान बनी है। तो बीजेपी शायद कोई भी सीट हार जाती तो वो तो नहीं हारती। और दूसरा, लोकसभा में 240 सीटें क्यों लाते भाई? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सपोर्ट पे क्यों जिंदा रहते? 300-320 सीटें लेकर आते, आराम से अपनी सरकार चलाते। और राजनीति में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है, राजनीति में सबका प्रेशर होता है, कोई कितना ही गहरा दोस्त क्यों ना हो। तो मेरे हिसाब से वोट चोरी नहीं हुई है। आपको पता है बीजेपी कैसे काम करती है? आपको पता है बीजेपी का क्या चुनाव लड़ने का क्या तरीका है? वो चुनाव नहीं लड़ती, वो युद्ध लड़ती है। उसके पास एक मजबूत संगठन है, आरएसएस क्या करता है, उसमें लाखों कार्यकर्ता है, दिन रात सुबह शाम घर घर जाकर मेहनत करते हैं। अब इस बार देखा आपने बिहार में क्या हुआ था? हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमएलए, एमपी, बड़े बड़े मिनिस्टर, मुख्यमंत्री 2-2 महीने पहले बिहार में जाके डेरा डाल के बैठे थे, घर घर पोस्टर बांट रहे थे, घर घर संपर्क कर रहे थे, हर लेवल पर, हर बूथ पर, हर पूरी मेहनत के साथ। ये लोग दिखाने के लिए वहां नहीं जाते, ये लोग अपने संगठन में काम को ड्यूटी समझते हैं। जो आदेश मिलता है ना, उसे पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाते हैं। इसलिए कहते हैं बीजेपी का सामना करना है ना, तो बीजेपी का जैसा संगठन बनाओ, ना कि चुनाव से 2 महीने पहले उठकर गाड़ी में घूमो और भाषण दे दो और सोचो कि इस बार तो जनता बदलाव मांग रही है। भाइयों, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे जीतोगे? विपक्ष क्यों नहीं टिक पा रहा है? समस्या यही है। बाकी पार्टियों में न तो कोई संगठन है, ना कोई जमीनी मेहनत है, न ही एक दूसरे के प्रति कोई अनुशासन है। लेकिन आरएसएस का मतलब है अनुशासन, डिसिप्लिन। और आपने कभी देखा आरएसएस के बारे में सुना है कि भाई यहाँ आगजनी कर दी, यहाँ दंगे कर दिए? नहीं, आपने से देखा होगा जहाँ सेवा का भाव होता है वहाँ आरएसएस होती है, जहाँ बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी होती है वहाँ आरएसएस होती है। वो सहयोग करने के लिए जाते हैं, संकट में सहायता करते हैं और वो अपने सीनियर के इशारों पे काम करते हैं। उनके लिए वही कर्तव्य है, वही फर्ज है। तो भैया बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से कुछ नहीं होगा, धूल मिट्टियों में जाके गांव-गांव जाना पड़ेगा और आरएसएस के संगठन की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका नंबर कुछ बन सकता है। कि जो भी हमारा कंटेंट है एकदम साफ है, सटीक है और आप लोगों के लिए है, तो हमारे कंटेंट को सपोर्ट करें ताकि हम और मेहनत कर सकें और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो भाइयों, अंतिम संदेश यही है, बिहार चुनाव का नतीजा साफ साफ कहता है कि मेहनत, संगठन, अनुशासन और रणनीति चारों मिल जाएं तो चुनाव जीता जा सकता है। बाकी हार कोई भी झेल सकता है, जिम्मेवार लेने वाला ही अगली बार जीत पाता है। धन्यवाद।